चलो लगभग तुम लोग को याद तो है। चोटी एक बार हो जाए, एक बार अभी कर लेंगे, एक बार फिर क्लास खत्म करने के बाद चोटी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पीओके में नंगा पड़ना, उत्तराखंड में बंदर पूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। आवाजो नेपाल। अपी, अपी के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट और एवरेस्ट के बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा, नामचावर हुआ। चलो तो हम लोग जहां तक छोड़े थे उससे आगे प्रमुख घाटियां, यहां से सवाल आता है, अच्छे सवाल आते हैं, इसलिए अच्छे से याद रखना। क्या सवाल पूछेगा? पहला चीज तो यही पूछ लेगा कि ये घाटी कहाँ है। एक बार अगर लोकेशन सेट हो गया ना दिमाग में, जैसे तुमको पता है कि कुल्लू कहाँ है, तो कुल्लू घाटी दे दे, कुल्लू पर्वत श्रेणी दे दे, कुल्लू हिल स्टेशन दे दे, कुछ दे दे, तुमको उतना दिमाग लगाना नहीं है। तुमको यही याद रखना है कि कुल्लू घाटी कहाँ है या कुल्लू क्षेत्र कहाँ है। हिल स्टेशन में भी पढ़े थे हम लोग, कुल्लू पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, घाटी दो प्रकार से बनती है, समझो। घाटी दो प्रकार से, एक को बोलते हैं नदी घाटी, क्या बोलते हैं? नदी घाटी। और एक को बोलते हैं पर्वतीय घाटी। तो नदी घाटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ से नदी बह रही है, इसके क्षेत्र को गहरे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? घाटी। जब पर्वत दो, एक पर्वत इधर है और एक पर्वत इधर है, दो पर्वत खड़ा है, बीच वाले जो गहरी क्षेत्र हो जाएगी उसी को क्या कहते हैं? घाटी। तो पर्वतों के मध्य भी हमको क्या मिलता है? घाटी, जिसको घाटी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और नदी भी घाटी निर्माण करती है। तो हम लोग अभी जितना घाटी पढ़ेंगे ये सब पर्वतीय घाटी है। कैसी घाटी है? पर्वतीय घाटी। तो ये मत सोचना कि यहाँ कौन सी नदी है, इस घाटी से होकर भी नदी बह सकती है, ऐसा नहीं बह सकती है, नदी बताएंगे। जैसे कुल्लू घाटी से होकर नदी बहती है, ये वहां बताएंगे। लेकिन इसका निर्माण कौन किया है? पर्वत। कौन किया है? पर्वत। एक पर्वत इधर से खड़ा हो गया, एक पर्वत इधर से खड़ा हो गया, बीच का जो गड्ढा जगह है इसी को हम क्या कह देंगे? घाटी। क्या कह देंगे? घाटी। तो कुछ घाटी है जिसको याद रखना है। सबसे पहला कौन है? कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कहाँ है ये तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा। हाँ, आएंगे एक एक करके। इतना सा है जो जिससे तुमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा। कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसी को तकलीफ तो नहीं होगा ये, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहां पे तुमको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। अभी तुरंत बताए थे कि दो पर्वतों के बीच में है। क्या बताए थे? दो पर्वतों के बीच में। तो अगर जरूरी है तो वो दोनों पर्वत तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि किन पर्वतों के बीच फलाना घाटी है। क्या ये चीज समझ में आया? क्या पढ़ने वाले हैं? अगर जरूरी है, सबका नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर जरूरी है। अब जितना है सब किसी ना किसी पहाड़ के पास तो है ही है, लेकिन अगर मान लो ये एक पर्वत है और ये ही ज्यादा प्रचलित है और इसके तराई में यहाँ पे गड्ढा वाले क्षेत्र में एक घाटी है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम दूसरे पहाड़ी को नहीं भी पढ़ेंगे तो एग्जाम में ज्यादा सवाल नहीं आता है। लेकिन जहाँ दोनों पहाड़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों के मध्य में एकदम स्थित है, इसी के वजह से ये घाटी निर्मित हुआ है, तब वहां पे दोनों पर्वतों का तुमको नाम पता होने चाहिए। इस तरह से इतना सारा घाटी जो पढ़ना है, कौन कौन सा? कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। जगह एक बार पहले बता दो। कश्मीर घाटी कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल। जगह तो एकदम सेट है दिमाग में, लेकिन एक एक हम लोग करते जाएंगे। अगर पूछा जाए कश्मीर घाटी, सबसे अधिक सवाल यहीं से पूछा गया, दो ही से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। कश्मीर घाटी अगर पहाड़ पूछेगा तब, कश्मीर घाटी और दूसरा कौन सा? काठमांडू घाटी। इसी दोनों का तुमसे पहाड़ पूछा जाएगा किसके मध्य स्थित है, बाकी सब ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है कहाँ है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी अगर पूछा जाए तो बोलोगे महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। किसके बीच है? ठीक है, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। ठीक है, पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका हिस्सा था? मध्य हिमालय का। कल बताए थे कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला जो है उसी का नाम है पीर पंजाल। तो पहले यहाँ महान हिमालय था और यहाँ इसके बाद पीर पंजाल शुरू हो गया। इसी के बीच के घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। और वही कश्मीर का निर्माण करता है, जो कश्मीर घाटी अभी हम लोग देख रहे हैं। कश्मीर घाटी एक चीज के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, वो है केसर। कौन सा है? केसर। भारत में एकमात्र जगह जहाँ केसर का उत्पादन होता है वो है कश्मीर घाटी। क्या है? कश्मीर घाटी। इस कश्मीर घाटियों में खास प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खास प्रकार का जमीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं करेबा भूमि। क्या बोलते हैं? करेबा भूमि। एकदम रट लो, ये सवाल एग्जाम में आता है कि कश्मीर का वह क्षेत्र, पहले तो भारत का वह क्षेत्र जहाँ पे केसर उत्पादित होता है, एकमात्र क्षेत्र है और कहीं कुछ नहीं किंतु परंतु नहीं लगाना है, एकमात्र क्षेत्र जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है वो है कश्मीर। कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र। कश्मीर का कौन सा क्षेत्र? घाटी वाला क्षेत्र यहाँ उत्पादित होता है और यहाँ पे खास प्रकार की भूमि पाई जाती है।
तो यहाँ पे इस क्षेत्र में पाई जाने वाली खास प्रकार की भूमि जो केसर के उत्पादन के लिए प्रमुख है, वो उसको बोलते हैं करेवा भूमि। क्या बोलते हैं? करेवा भूमि। ठीक है, कई बार तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि करेवा भूमि कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर का करेवा भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर के उत्पादन के लिए। अच्छा, दुनिया में पूछा जाए सबसे अधिक केसर कहाँ उत्पादित होता है? कश्मीर में नहीं, ईरान में। कहाँ उत्पादित होता है? ईरान में। दुनिया का सबसे अधिक केसर ईरान में। इसके बाद दूसरा जो घाटी है वो है कांगड़ा घाटी। कौन सा घाटी है? ये धौलाधर के तराइयों में स्थित है। किसके तराइयों में? धौलाधर। ठीक है, धौलाधर। ठीक है, धौलाधर। अब एक एक पर्वत तो कम से कम याद रखना, जिसका दो होगा वो दो लिखाएंगे, नहीं तो एक याद रखना। धौलाधर के दक्षिण में, धौलाधर के दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में। अगर पूछा जाए कि कांगड़ा कहाँ है तो कहाँ बोलोगे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? धौलाधर पर्वत के दक्षिण। ठीक है, धौलाधर पर्वत के नीचे तराई में या दक्षिण में ये अवस्थित है। कौन सा? कांगड़ा घाटी। ये दो सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कौन सा है? लाहौल घाटी। लाहौल घाटी भी कहाँ है? अगर लाहौल घाटी पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति नाम दोनों साथ में सुनता है। ठीक है, लाहौल स्पीति, जैसे कुल्लू मनाली साथ में सुनते हो ना, वैसे ही लाहौल स्पीति, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, दोनों नाम साथ में आता है। लाहौल है पीर पंजाल के पास। किसके पास है? पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। पीर पंजाल बोलोगे, पीर पंजाल तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल के दक्षिण में, ठीक है, पीर पंजाल के दक्षिण में ये स्टार्ट हो जाता है हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। कौन स्थित है? पीर पंजाल के पास। कौन स्थित है? लाहौल। कौन स्थित है? लाहौल। इसके बाद है स्पीति। स्पीति कहाँ है? पूर्वी हिमाचल प्रदेश के आसपास। ठीक है, खाली लाहौल याद रखना, सॉरी स्पीति याद रखना। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसी के जस्ट नीचे, दोनों साथ में ही है। और उसके बाद उसके नीचे कौन है? कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीर पंजाल और महान हिमालय, ये किसके बीच में है? पीर पंजाल वो महान हिमालय। ठीक है, पीर पंजाल वो महान हिमालय। तो कुल्लू घाटी कहाँ है? पीर पंजाल वो महान हिमालय के मध्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीन ही तुमसे पूछा जाएगा। कौन कौन सा? कश्मीर, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। और काठमांडू घाटी तो याद हो जाएगा। काठमांडू घाटी में एक तरफ तो महाभारत होगा। क्या होगा? महाभारत, क्योंकि एक ही वहां का पड़ा है जो मध्य हिमालय का है। तो महाभारत, और उससे ऊपर महान हिमालय। कौन है? महान हिमालय। अच्छा, काठमांडू किसके बीच हो गया? महान एवं महाभारत। ठीक है, महाभारत। ठीक है, महान एवं महाभारत के मध्य। कहाँ है ये? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। बढ़े आगे। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। मध्य हिमालय में स्थित ढलान क्षेत्र के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी, इसको याद रखोगे। हमारे यहाँ पे अलग अलग नाम है, जगह के नाम में तुमको मिल जाएगा। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे देहरादून, हरिद्वार, ये सब सुने हो ना। ये सब एक्चुअल में कुछ कुछ लोकेशन की वजह से वो क्षेत्र में उस चीज को वो बोला जाता है, उस घाटी क्षेत्र को बोला जाता है या घास के मैदान को बोला जाता है, उस तरह से। ठीक है, तो दो शब्दावली है जिसको ध्यान से याद रखना। जो अभी पढ़ रहे हैं घास का मैदान, इसके आगे फिर जाएंगे, इसके आगे फिर घाटी को हम क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। और अभी क्या पढ़ रहे हैं? घास के मैदान। तो दो तरह का अलग अलग शब्दावली होगा। एक होगा घास के मैदान को क्या कहते हैं, और फिर जब आगे चलेंगे शिवालिक में तो वहां देखेंगे कि स्थित घाटी को क्या कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो कुछ घास के मैदान है ढालों में, उसका दो नाम है। और दूसरा जब शिवालिक पढ़ेंगे तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है वो पढ़ेंगे। क्या 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 पढ़ने वाले हैं ये क्लियर पता चल गया? अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान। एक को कहते हैं गुलमर्ग, नाम सुना है कभी? ये गुलमर्ग कहां से आया? ये मर्ग से आया। गुल जगह का नाम और मर्ग उसके पीछे लग गया। तो इन घाटियों में जो घास के मैदान है उसको एक क्षेत्र में कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। कहाँ कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में। क्या कहा जाता है? मर्ग। अब इस मर्ग वाले क्षेत्र में जितना जगह होगा उसके नाम के पीछे मर्ग लगा देंगे। ठीक है, जैसे गुलमर्ग, एक एग्जांपल सब कुछ सुना है, गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग मतलब मर्ग घास का मैदान है और गुल उसमें लगा दिए तो गुलमर्ग क्षेत्र बन गया। क्या समझ में आया? अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि मध्य हिमालय में स्थित ढलानों पर घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। वही चीज जब हम उत्तराखंड क्षेत्र में आएंगे तब इसको क्या कहा जाएगा? तब कहेंगे बुग्याल। क्या कहेंगे? बुग्याल। ठीक है, बुग्याल। क्या कहेंगे इसको? बुग्याल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? बुग्याल। बुग्याल के साथ एक और नाम है, कई जगह इसको पयाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पयाल। तो बुग्याल या पयाल। ठीक है, बुग्याल या पयाल। जैसे गुलमर्ग तो नाम सुने हो लेकिन किसी बुग्याल का नाम नहीं सुने हो, कभी पढ़े ही नहीं हो क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे एक दो जगह बोलते हैं बेदनी बुग्याल। क्या नाम है? बेदनी बुग्याल, जगह का नाम है बेदनी बुग्याल। अब यहाँ बेदनी तो जगह का नाम हो गया और बुग्याल है घाटी का।
इसी तरह से एक है चोपता बुग्याल। क्या है? चोपता बुग्याल। ये सब बुग्याल है, मतलब घास के मैदान है। अब एग्जाम में सवाल यही दो तुमसे पूछे जाते हैं कि बताओ मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल। बुग्याल नहीं मिला तो क्या मिलेगा? पयाल। एग्जाम्पल गुलमर्ग। क्या लिखोगे? एग्जाम्पल है नोट्स में तुम्हारा? नहीं है तो लिखो, लिख लो एक दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक दो लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। मर्ग वाले में लिखोगे एग्जाम्पल गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल लिख देना ताकि तुमको थोड़ा बहुत लोकेशन बताओ। हाँ, जगह हम जो पढ़े हुए वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, हाँ सोनमर्ग। ठीक है। अब बुग्याल का लिख लो, बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, बेदनी बुग्याल। ये सबसे सवाल खाली वर्ड से पूछा था, इसलिए कभी ज्यादा किताबों में भी नहीं देखा होगा। चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल, चोपता चोपता। ठीक है, बस बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो याद हमको क्या रखना है कि मध्य हिमालय में जो ढलानों पर घास के मैदान मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। और उसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयाग। अब इस क्षेत्र में जो जगह होगा उसके नाम के पीछे ये तुमको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं शिवालिक रेंज, जो कि हमारा सबसे निचला रेंज है। ठीक है, सबसे पहले हिमालय में कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक। बताए थे अगर हम हिमालय को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा? महान हिमालय। उसके बाद ये समझ में आ रहा है ना? कौन सा है? मध्य हिमालय। उसके बाद कौन है? ये शिवालिक। ठीक है, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मध्य हिमालय अगर इस तरह से है तो इस क्षेत्र में जो घास के मैदान होंगे, समझ में आया? घाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होंगे इस वाले क्षेत्र में, इसी को हम लोग जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। और उत्तराखंड साइड आओगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे? बुग्याल। समझ में आ गया? अब हम लोग आ गए सबसे निचला श्रेणी जो कि है शिवालिक। शिवालिक अभी बच्चा है। इस सब तीनों में देखोगे शिवालिक क्या है? बच्चा। ना तो ये ज्यादा ऊंचा हो पाया है, ना बहुत क्या बोल सकते हो फैला हुआ है। ये बहुत सांकरा है, बहुत छोटा सा है, पतला सा बच्चा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट बना है तो इसका कई बार चौड़ाई भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, ऊंचाई भी बहुत कम है। जैसे अगर महान हिमालय का ऊंचाई पूछा जाए ऑन एन एवरेज 6100 मीटर, था ना? याद है ना सबको? उसके बाद मध्य हिमालय का लगभग 4000, मध्य हिमालय का लगभग 4000। इसका बेचारा का और कम है, 1000 के आसपास। कितना है? 1000 के आसपास। तो ये हिमालय के नाम पे कलंक है और कुछ नहीं। हाँ, इसकी चौड़ाई से एग्जाम में सवाल पूछ होता है। तो 10 मीटर से लेकर 50 मीटर, कितनी इसकी चौड़ाई? 10 मीटर से लेकर 50 मीटर। सोच रहे चौड़ाई भी कितना कम हो गया। ये पूर्वी साइड में कितना हो जाएगा? लगभग 10 मीटर के आसपास, और पश्चिमी साइड में कितना हो जाएगा? 50 मीटर। तो मुख्य रूप से ये 3-4 बातें जिसको याद रखोगे, इससे कुछ कुछ ऐसा सवाल आता है। क्या बोल रहे हो? हाँ, चौड़ाई किलोमीटर में होगा, मीटर बोल दे रहे हैं, फ्लो में बोल दिए होंगे किलोमीटर। अच्छा, जब भी कभी ऐसा गलती से बोल रहे ध्यान से सुनो, ऊंचाई हमेशा मीटर में बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है गलती से बोल रहे किलोमीटर या लिखा हुआ किलोमीटर मिल जाए कहीं पे, ऊंचाई किलोमीटर में नहीं मापेंगे। किसमें मापेंगे? मीटर में। लंबाई और चौड़ाई किसमें? किलोमीटर में। अगर गलती से कभी मुंह से निकल जाए तो उसको समझ लेना गलत हुआ है वहां। ठीक है, तो अभी जैसे हम 10 क्या बोल दिए? 10 से 50 मीटर बोल दिए थे, तो 10 मीटर नहीं, किलोमीटर पूरब साइड, और पश्चिम साइड आते आते 50 किलोमीटर। खुश? अब ठीक है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, शिवालिक का अन्य नाम अगर कहीं पे भी मिल जाए कि निम्न हिमालय है तो वो गलत है। इसको खाली बाह्य हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय। बस यही याद रखना। निम्न हिमालय किसको कहते हैं? मध्य हिमालय को। निम्न हिमालय और लघु हिमालय ये दोनों है मध्य हिमालय यानी हिमाचल। मध्य हिमालय यानी हिमाचल। शिवालिक को बस एक ही दूसरे नाम से जानेंगे, वो है बाह्य हिमालय। ठीक है। लेकिन जो हमारे पुराने ग्रंथ है उसमें शिवालिक का कुछ नाम मिलता है। तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक को ही क्या कहा जाता था? मानक पर्वत। क्या कहा जाता था? मानक पर्वत। ठीक है, मानक पर्वत। ठीक है, मानक पर्वत। या दूसरा चूरिया पर्वत। क्या कहते हैं इसको? चूरिया पर्वत। मानक पर्वत और चूरिया पर्वत। ठीक है। औसत ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास, मोटा मोटी याद रखेंगे 1000 मीटर के आसपास, यानी 900 से लेकर 1200। कितना है? 900 से लेकर 1200 मीटर। लंबाई अगर बोली जाए तो लंबाई लगभग बराबर ही है, लेकिन लास्ट में जाके मिल जाता है। ठीक है, देखो मैक्सिमम लंबाई जो है हिमालय का वो 2400 से 2500 किलोमीटर है, लेकिन
मध्य हिमालय का भी उससे कम है और शिवालिक का भी उससे कम है। लेकिन हम बाद में देखें, बाद में सब जाके मिल जाता है, इसीलिए लंबाई से बहुत अधिक सवाल भी नहीं पूछा जाता है। किसी का भी लंबाई पूछेगा तो मोटा मोटी मार देना 2400 किलोमीटर। क्या मारोगे? 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी भी लंबाई लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई से इसमें अधिक सवाल हो जाता है, चौड़ाई अच्छे से याद रखना। चौड़ाई कितना? 10 से 50 किलोमीटर। और इससे सवाल आता है, ये अच्छे से याद रखना। औसत चौड़ाई कितनी है और औसत ऊंचाई कितनी है। लंबाई से सवाल खाली हिमालय का आता है, अलग अलग करके नहीं आता है। लेकिन चौड़ाई से सवाल शिवालिक का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कुछ होता है ना, कुछ जगह पे क्वेश्चन ट्रिगर कर जाता है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो मध्य हिमालय का चौड़ाई वगैरह ज्यादा नहीं पूछा है, किसका पूछता है? महान हिमालय का पूछता है, नहीं तो किसका पूछता है? शिवालिक का। इसलिए अच्छे से इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य, अभी तो बताए थे कि स्थित कुछ घाटी क्षेत्र है, उस घाटी का नाम क्या है, ये हम लोगों को पूछा जाता है। तो एक का नाम है दून और एक का नाम है द्वार। क्या बता पाओगे? दून और द्वार किधर को बोलेंगे? दून और किधर को बोलेंगे? द्वार। हाँ, देख के। ठीक है इस घाटी वाले क्षेत्र को पश्चिम साइड में बोलते हैं दून और पूर्वी साइड में बोलते हैं द्वार। ठीक है, दून और पूर्वी साइड में क्या बोलते हैं? द्वार। बोलोगे इस जगह का इस तरह का कोई नाम है क्या? देहरादून है ना, देहरादून। तो ये पश्चिमी साइड हो गया। किधर हो गया? पश्चिमी साइड। हरिद्वार, नाम सुने? हरिद्वार, तो हरिद्वार हो गया पूर्वी साइड। ये सारे घाटी क्षेत्र है जो कि मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित घाटी क्षेत्र को पश्चिम में क्या बोलते हैं? दून, और पूर्व में क्या बोलते हैं? द्वार। यानी हरिद्वार और देहरादून में पश्चिम में कौन होगा? देहरादून, और पूर्व में आके कौन होगा? हरिद्वार। याद रहेगा। चलो, शिवालिक से फिर क्या क्या पढ़े? बहुत छोटा सा चीज है, कहानी तुरंत खत्म हो जाएगा। शिवालिक से हम लोग पढ़े इसका अन्य नाम, इसको सामान्यतः हम बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। आंतरिक हिमालय किसको कहे थे? महान हिमालय को। और बाह्य हिमालय किसको कहे? शिवालिक को। याद रहेगा। आंतरिक हिमालय महान हिमालय, बाह्य हिमालय शिवालिक। ठीक है, इसका प्राचीन ग्रंथों में क्या नाम मिलता है? मानिक पर्वत या नहीं तो चूरिया पर्वत। मानिक पर्वत या चूरिया पर्वत। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 1000 मीटर के आसपास। मोटा मोटी याद रखना, 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर। औसत लंबाई लगभग वही है जो सबकी है। चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। अच्छे से इसको याद रख लेना। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य विस्तृत कुछ घाटियों को हम लोग पश्चिम साइड में क्या कहते हैं? दून, और पूर्वी साइड में क्या कहते हैं? द्वार। अब ये बड़ा घटिया चीज है, ये दिख रहा होगा, क्या है ये? ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के मध्य विभाजन। क्या है ये? विभिन्न श्रेणियों के मध्य विभाजन। अब क्या है समझो। जब पहले ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय बनने के बाद एक कहीं पे कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, जिसके बाद वहां पे जो बना ट्रांस हिमालय का बनना है वो रुका, और रुकने के बाद कुछ समय के बाद फिर किसका निर्माण शुरू हुआ? महान हिमालय का। ये क्लियर है? महान हिमालय रुका कुछ समय के लिए, उसके बाद किसका निर्माण शुरू हुआ? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का निर्माण रुका, उसके बाद क्या शुरू हुआ? शिवालिक का। तो इस बीच में एक दूसरे के ऊपर चट्टानें चढ़ती हुई नजर आती है। क्या नजर आता है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई, यानी एक दूसरे को धक्का दे रहा है, यानी जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को उठाने का प्रयास कर रहा है, इस तरह का। इसी को हम लोग बोल देते हैं डिवाइडर। क्या बोल देते हैं? डिवाइडर, विभाजक। अब इसको हम लोग अलग अलग नाम दे दिए। क्या पढ़ने वाले हैं? ये क्लियर पता चला? कुछ नहीं, बस ये बोल देंगे कि फलानुमा और चिलनुमा के बीच में कौन लाइन खींचा गया है। क्या ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? सवाल ऐसा ही पूछेगा कि बताओ ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में कौन विभाजक का कार्य करता है। अब विभाजक का कार्य करने वाले या 4 लाइन का नाम है। क्या है? 4 लाइन। क्या ये प्राकृतिक चीज है कि हम लोग नामकरण किए इसका? हम ग्रहण नामकरण किए। इसको रटना पड़ेगा तुमको, क्या नाम दिए हुए हैं। ठीक है, पहले नाम देखो क्या है? ITSZ। क्या है? ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन। क्या कहते हैं इसको? इंडस सांगपो सेचर जोन। अच्छा, सांगपो जो है इसका स्पेलिंग होता है टी से, इसलिए कई बच्चा हिंदी में जब पढ़ता है तो गड़बड़ कर देता है। ITSZ सांगपो, इसको हिंदी में क्या लिख देंगे? सांगपो, लेकिन इंग्लिश वाला में वर्ड में क्या आएगा? टी, इसलिए यहाँ ITSZ। अब तुम हिंदी वाला पढ़ के कर दोगे ISSZ, गलत हो जाएगा। इंडस सांगपो सेचर जोन। क्या कहते हैं इसको? इंडस सांगपो सेचर जोन। उसके बाद दूसरा है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद MBF, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद है MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, या इसी का दूसरा नाम है HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। क्या है? हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। अब बोलोगे ये सब है क्या? पढ़ा तो दिए,
कुछ नहीं, बस याद रखना है एक लाइन हम लोग नामकरण कर दिए कि फलानमा लाइन का नाम ये, चिलनमा का ये, ठुलनमा का ये। क्या समझ में आया? 4 लाइन हम लोग खींचे हुए। कितने लाइन खींचे हुए हैं? 4 लाइन। ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग करने वाला जो लाइन है उसको हम कहते हैं ITSZ। क्या कहते हैं? ITSZ। यानी ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में कोई एक डिवाइडर होगा। क्या होगा? डिवाइडर। जहां से हम ये तय कर पाएंगे कि अब इससे उधर है ट्रांस हिमालय और इससे इधर है महान हिमालय। ये तो ऑब्वियस कर पाओगे ना। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, मान लो एक पतला सा लाइन फीता खींच दे और बोले इधर से उधर लड़का बैठना, इधर से इधर लड़की बैठना, तो फीता देखिए तुम तय करोगे कि इधर से इधर लड़की बैठी हुई है, उसके पीछे लड़का बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही यहाँ ट्रांस हिमालय खत्म हो रहा है और यहाँ से कौन शुरू हो रहा है? महान हिमालय। इस बीच वाले क्षेत्र को हम नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन। इंडस सांगपो सेचर जोन। तो ITSZ, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य कौन है? ITSZ। ठीक है, क्या किसी को तकलीफ नहीं? ये याद रखना पड़ेगा। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो डिवाइडर लाइन है, डिवाइडिंग लाइन है, इसको क्या नाम दिए? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम दिए? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में जो नाम दिए है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम है इसका? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है बाह्य हिमालय। ठीक है, कहां चला गया? हाँ, बाह्य हिमालय को रेस्ट से अलग कौन करेगा? मतलब बाह्य हिमालय को नीचे वाले मैदानी क्षेत्र से, बाह्य हिमालय को नीचे वाले मैदानी क्षेत्र से कौन अलग करेगा? कौन अलग करेगा? MFT। कौन अलग करेगा? MFT या HFT। MFT या HFT। अच्छा, शिवालिक के बाद क्या शुरू हो जाता है? अगर ये तुमसे पूछा जाए क्या बोलोगे? इसके बाद उत्तर भारत का मैदान शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन। हमसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? यही पूछा जाएगा, बताओ ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य विभाजक का कार्य कौन करता है? और यही सब ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखना, ध्यान से सुन लोगे, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। भूल भी जाओगे तो भी एग्जाम में कुछ ना कुछ तुक्का लगा लोगे। हमारा जो ट्रांस हिमालय है उसके बाद जो हिमालय शुरू होता है, इसी बीच से हमारा 2-3 नदी है जो जिसको हम लोग हिमालय पार की नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय पार की नदी। एक है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु। दूसरी है सतलज और तीसरा उधर वाला ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 3 नदी है जो हिमालय पार की नदी है। इसी को हम कह दिए सिंधु सांगपो। क्या कह दिए? सिंधु सांगपो। इंडस मतलब सिंधु और ये सांगपो, यानी इस तरफ आ गई सिंधु और उस तरफ चला गया सांगपो। यही सांगपो आगे चल के ब्रह्मपुत्र बन जाती है। यानी तो इधर तरफ कौन चला गया? सिंधु, और इधर कौन चला गया? सांगपो। अब दोनों बांट किसको रहा है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। यानी सिंधु और सांगपो मिलकर किसको अलग कर दिया? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। याद रहेगा? अब ये हमेशा याद रखोगे, अगला टॉपिक नदी ही होगा, उसमें ये पढ़ाएंगे कि पार हिमालय नदियां कौन कौन सी है। क्या पढ़ाएंगे? पार हिमालय। पार हिमालय नदियां का मतलब क्या हो गया? ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से निकलने वाली नदी, और जो मुख्य हिमालय है इसको काटते हुए पीछे गई है। ठीक है, 3 नदी ही पढ़ना है पार हिमालय की नदी। कौन कौन? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसी में से सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम से हम इसका नाम बताएं, ITSZ। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग कर रहा है? ITSZ, यानी इंडस सांगपो सेचर जोन। क्या ये कर पाओगे? एग्जाम में तो यही सब देगा। हमको खाली ट्रिगर करना है, मेरे दिमाग को ट्रिगर होना चाहिए उसमें। में क्या बोले थे सर? सर बोले थे हिमालय पार की नदी कौन सी है? इंडस, सिंधु को ही बोलते हैं। इंडस किसको बोलते हैं? सिंधु को। तो इंडस नदी किसको अलग कर रहा है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। वाला क्लियर हो गया? ITSZ पूरा नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। इस फील्ड से बहुत कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, इसी 4 में से एक चुनना होगा। इसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय, महान हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। उसके बाद बाह्य हिमालय और इंडो गंगेटिक प्लेन, यानी तो उत्तरी भारत का मैदान कौन है? मेन फ्रंटल थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। अब हम लोग कीवर्ड क्या क्या पकड़ेंगे? फ्रंट का मतलब क्या क्या होता है? फ्रंट का मतलब हम है हिमालय। ठीक है, अगर हम हिमालय का निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहले लंबे हैं तो हम बन गए उच्च हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय और इसके बाद ये। तो मेरा फ्रंट कहाँ होगा? ये जो बाह्य हिमालय शिवालिक के बाद, इसी को नहीं बोलेंगे जी। तो याद रखना शिवालिक फ्रंट एरिया में। कहाँ है? फ्रंट एरिया। भूल जाओगे हमको पक्का पता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कीवर्ड इधर उधर कर लिया ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा और किसी तरह तुक्का फुक्का लगा के आ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि हम छोड़ सकते हैं। एग्जाम में अब इन्हीं सब टॉपिक से सवाल ज्यादा आ रहा है,
इसलिए जनरली इसको पढ़ाने के क्रम में छोड़ दिया जाता है, तो ये सबसे एग्जाम में सवाल नहीं आता है, पर अब आ रहा है इसलिए याद रखोगे। तो हिमालय का फ्रंट एरिया में कौन है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक। इसके बाद दूसरा स्टार्ट शुरू हो जाएगा, यही तो होता है। बोलते हो इसके फ्रंट एरिया में ये है, जैसे हम मेरे घर के फ्रंट में क्या है? तो रोड है, यानी मेरे घर के बाद क्या शुरू हो गया? रोड। तो हिमालय के फ्रंट में क्या शुरू हो गया? उत्तर भारत का मैदान। तो फ्रंट हमेशा समझना सबसे बाहर वाला होगा। क्या होगा? सबसे बाहर वाला। और सबसे बाहर कौन है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक। तो शिवालिक के बाद क्या हुआ? फ्रंट। क्या होगा? फ्रंट। चाहे तुमको एमएफटी दे या एचएफटी दे, दोनों में फ्रंट तो होना ही चाहिए, फ्रंटल होना ही चाहिए, है कि नहीं है? तो दिमाग में अब क्या सेट हो गया कि सिंधु नदी किसको अलग कर रही थी? ट्रांस हिमालय को पूरे हिमालय से। ये तो सेट हो गया दिमाग में। हमको ITSZ नहीं याद है, हमको पता है, ये याद भी नहीं रहेगा तुमको, ये सचर जोन और ये सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन ये जरूर दिमाग में याद होगा। सिंधु नदी सर बोले थे, सिंधु नदी किसको अलग कर रही थी? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। एक कीवर्ड पकड़ दिया, सिंधु नदी से इंडस हो जाएगा और ITSZ को वहां टिका दोगे। दूसरा हो गया फ्रंट। फ्रंट मतलब हो गया सामने, हिमालय के सामने वाले क्षेत्र में। और सबसे सामने वाले क्षेत्र में कौन है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक। तो शिवालिक के बाद वाले क्षेत्र को कौन अलग करेगा? MFT यानी फ्रंट। अब आते हैं MCT और MBF। ठीक है, MCT का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और MBF का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, यही दो तुमको याद रखना है कि MCT जो है यह महान हिमालय को मध्य हिमालय से, महान हिमालय को मध्य हिमालय से, और MBF जो है मध्य हिमालय को शिवालिक से। क्या ये दो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से रिपीट करते हैं। ट्रांस को महान से कौन अलग कर रहा है? ITSZ। महान को मध्य से MCT, मध्य को बाय से MBF, और बाय को इंडो गांगेटिक प्लेन से MFT। ठीक है, फुल फॉर्म अगर बता दो, ITSZ इंडो सांगपो, इंडस सांगपो सचर जोन, MCT का मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF का मेन बाउंड्री फॉल्ट, और MFT का मेन फ्रंटल थ्रस्ट। मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, मोटा मोटी दिमाग में सेट हो गया होगा। हुआ सबका सेट? चलो, अब अगला है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये क्या होता है? प्रादेशिक विभाजन का मतलब क्या हुआ? हिमालय को हम 4 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों। और यहां से सवाल आता है, हम 4 नदी के बिहाव पर, 5 नदी हो गया, 4 नदी है, 5 नदी, 5 नदी के बिहाव पर हिमालय को बांटे हैं। यानी हिमालय पश्चिम से पूर्व जाती है। कहां से कहां जाती है? पश्चिम से पूर्व। अब इसी में से कुछ कुछ नदियां हैं वो हिमालय को काटती है। क्या करती है? हिमालय को काटती है, या यूं कहें हिमालय को क्षेत्रीय रूप से विभाजित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इन्हीं नदियों के आधार पर हम हिमालय को प्रादेशिक रूप से विभाजित करते हैं। पहला ये जो नदी है, ये है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी नदी है? सतलज। ठीक है, सतलज। ये कौन सी नदी है? काली। कौन सी नदी है? काली। ये कौन सी? तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता। और ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये 5 नदी है। इसी 5 नदी के बीच वाले क्षेत्र को, जो हिमालय का क्षेत्र आएगा, उसको हम लोग 4 भागों में बांट दिए। तो अगर पूछा जाए प्रादेशिक रूप से, ये भी सवाल आता है, हल्का सवाल, कि प्रादेशिक रूप से हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भाग। प्रादेशिक रूप से हिमालय कितने भागों में? 4 भाग। कौन कौन सी नदियों के सारे? सिंधु और सतलज का एक भाग, सतलज और काली का एक भाग, काली और तीस्ता का एक भाग, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का एक भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, नहीं तब एग्जाम में एक क्वेश्चन नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब अगर पूछा जाए, बताओ सिंधु और सतलज के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। इसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं इसको? पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय। इसके बाद पंजाब हिमालय जैसे खत्म होगा सतलज के बाद, तो स्टार्ट हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं। ठीक है, कुमायूं। कौन सा हिमालय है ये? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक? सतलज से काली। सतलज से काली। सतलज से काली। कौन सा? कुमायूं। सतलज से काली, कुमायूं। सिंधु से सतलज, पंजाब। सिंधु से सतलज, पंजाब। सतलज से काली, कुमायूं। अब हम लोग भारत खत्म कर चुके हैं। अब काली नदी अभी तुरंत थोड़ा दिन पहले ही बताए होंगे कि भारत और नेपाल के बाउंड्री पर है। भारत और नेपाल के बाउंड्री पर है। तो भारत और नेपाल का पूछा जाता है नेचुरल डिवाइडर के रूप में कौन काम करता है? तो काली नदी। कौन करता है? काली नदी। तो भारत और नेपाल के बाउंड्री पर है, यानी भारत का क्षेत्र अब खत्म हो गया है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पे। तो ये कौन सा है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल। ठीक है, नेपाल।
अब नेपाल इतना बढ़िया है, नेपाल के एक साइड में शुरू होता है काली नदी और दूसरे साइड में कौन है, तीस्ता नदी। थोड़ा सा दूर आगे चल के तीस्ता नदी। तो याद रखना, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल। अब जैसे तीस्ता नदी खत्म होगा उसके बाद असम हिमालय, क्या बोलेंगे इसको, असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। तो सबसे भूलने वाला जो चीज है, जिससे एग्जाम में ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है, वो है कुमायूं। कौन सा है, कुमायूं। बच्चा को और मोटा मोटी याद रह जाता है, लेकिन यही कुमायूं वाला भूलता है और यही से सवाल भी ज्यादा बनता है। हमको चारों अच्छे से याद रखना है, किसी को कम, क्या हो गया जी। चलो, तो चार हिमालय को प्रादेशिक रूप से कितने भागों में, चार भागों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब ऑब्वियस है, जिसको नदी पढ़ लोगे, जैसे अभी तो जो शुरू की हो, पहली बार पढ़ रहे हो, अभी धीरे धीरे देखोगे तुमको भारत का एक आउटलाइन ऐसे ही मिल जाएगा, कौन सी नदी कहाँ बहती है। नहीं भी रिवीजन करोगे फिर भी तुम 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बना लोगे, मोटा मोटी टिका टिका के, क्योंकि पता चल जाएगा। हाँ, गंगा का बात कर रहे हैं तो हम किधर का बात कर रहे हैं, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत, किधर का बात कर रहे हैं, तुमको पता चल जाएगा, मोटा मोटी सेट हो जाएगा दिमाग में। वैसे ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, हिमालय को चार भागों में बांटे, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ऑब्वियस है, इसमें अगर असम का चर्चा तुम ब्रह्मपुत्र देख लिया तो मोटा मोटी क्या मारोगे, असम हिमालय मार दोगे। अगर किसी को ये याद हो गया कि काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री का काम करता है, तो काली नदी से तीस्ता तुम मोटा मोटी क्या कर दोगे, नेपाल। ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है, कुमायूं में, क्योंकि सतलज से काली, सतलज से काली, फिर से रिपीट करो, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं। अच्छा, ये कुमायूं क्षेत्र जो मुख्य रूप से पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। अगर कभी तुमसे पूछ ले कुमायूं का जंगल कहाँ है, कहाँ बोलोगे, उत्तराखंड वाले हिस्से में। ठीक है, उत्तराखंड आता है। तो सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। क्या याद हो गया, प्रादेशिक रूप से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, चार, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, तीस्ता, सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। क्लियर है सबको, बढ़े आगे। अब अगला एक महत्वपूर्ण चीज है, पश्चिमी तथा पूर्वी हिमालय के मध्य अंतर। देखो, हिमालय को हम लोग अलग अलग तरीके से विभाजित किए। पहले हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, तो तीन भागों में। कितने भागों में, तीन, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। पूरब से मतलब पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो पश्चिम से पूर्व प्रादेशिक विभाजन, क्या बोलेंगे इसको, प्रादेशिक विभाजन। कितने रूप से, चार भाग। कितने भाग, चार भाग। और अगर स्थलीय स्थलाकृति के हिसाब से हम लोग देखेंगे, यानी जो हिमालय का हिस्सा है, इसको हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, तीन भागों, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। मोटा मोटी दिमाग में रखना कि नेपाल से पश्चिम की तरफ पूरा है पश्चिमी हिमालय, नेपाल भर जो है यह है मध्य हिमालय, और नेपाल के बाद जितना है वो है पूर्वी हिमालय। इससे सवाल ना के बराबर आता है। सवाल आता है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। किससे आता है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। मतलब नेपाल से पीछे वाला हिस्सा यानी पश्चिम वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, पश्चिमी हिमालय, और नेपाल के पूर्व वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पूर्वी हिमालय। यही से सवाल आता है, क्योंकि दोनों का भौगोलिक स्थलाकृति में जैसा जो क्या बोल सकते हो मिला है भौगोलिक विरासत में, वो दोनों का बिल्कुल विपरीत है। क्या है, विपरीत। मतलब पश्चिम साइड में जो दिखेगा वो पूर्वी साइड में नहीं दिखेगा, और पूर्वी साइड में जो दिखेगा वो कहां नहीं दिखेगा, पश्चिमी साइड। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, पश्चिम साइड है सूखा, पश्चिम साइड क्या है, सूखा, और पूर्वी साइड है एकदम गीला। हम देखो कितना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। भारत का सबसे सूखा जगह कौन सा है, लेह। भारत का सबसे सूखा जगह कहाँ है, पश्चिम हिमालय में। कहाँ है, पश्चिम हिमालय। और भारत का सबसे गीला जगह मासिरनाम। कहाँ है, मासिरनाम। मासिरनाम कहाँ जाता है, पूर्वोत्तर भारत। कहाँ जाता है, पूर्वोत्तर। भले ही वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, पर है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा सबसे गीला जगह है, और पश्चिमी क्षेत्र हमारा सबसे सूखा जगह। मतलब पूरब में एकदम ज्यादा पानी और पश्चिम में एकदम कम पानी। यही हिमालय पे भी असर होता है। यही मुख्य रूप से वर्गीकरण का अंतर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए सवाल मध्य हिमालय ये सबसे सवाल नहीं आता है, सिर्फ सवाल आएगा दो ही से, पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो हम लोग बोलेंगे नेपाल से पश्चिम वाला क्षेत्र पूरा क्या कहलाएगा, पश्चिमी हिमालय, और नेपाल से पूरब का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पूर्वी हिमालय। क्या दिमाग में सेट हो गया। अब एक एक करके हम लोग अंतर देखते जाते हैं। तो नंगा पर्वत से नेपाल तक क्या कहलाएगा, पश्चिमी हिमालय। कई जगह पे यहाँ जगह दे देगा। अफगानिस्तान का जगह है बदखशान। कौन सा जगह है, बदखशान। वहीं से हिमालय का क्षेत्र वो शुरू हो जाता है।
कई बार तुमको ऐसे भी वर्गीकरण मिल सकता है कि बदखशां से लेकर नेपाल तक या बदखशां से लेकर भारतीय क्षेत्र तक क्या दे देगा, पश्चिमी हिमालय। क्या दे देगा, पश्चिमी हिमालय। और नेपाल के बाद से यानी जो कंचनजंगा पर्वत है या नेपाल के बाद उससे लेकर नामचा बरुआ तक या नहीं तो ब्रह्मपुत्र तक क्या कर देंगे इसको, पूर्वी हिमालय। मोटा मोटी दिमाग में सेट हो गया। ये फर्स्ट क्लास से हम तुमको इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि यहाँ आते आते तुम्हारे दिमाग में बहुत चीज सेट हो जाए। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो शुरू से क्लास कर रहा होगा हिमालय वाला और उसको ये दिमाग में अभी नहीं आया हो कि पश्चिमी हिमालय हमारा क्या है, चौड़ा है। ये हम इस दिन का वेट नहीं करते, हम शुरू से इस हिसाब से तुमको ट्रेनिंग देते हैं कि तुम ऐसे ही बनाओ। पिक्चर जब बनाओगे क्या बनाओगे, यही जब अपने से भी कभी कॉपी में बनाओगे तो तुम्हारा पिक्चर ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा। इसी तरह से जब हम भारत का दक्षिण भारत पढ़ा रहे होंगे बताओगे हमेशा पिक्चर क्या बनना चाहिए, ऐसा। यानी पश्चिम भारत ऊंचा और पूरा भारत नीचा, पश्चिमी घाट ऊंचा पूर्वी घाट नीचा। इससे बहुत सारी चीजें जो आसान हो जाती है, रटना नहीं पड़ता है, दिमाग में सेट हो जाता है। वैसे ही पश्चिमी हिमालय ऊंचा होगा कम ऊंचा, मतलब चौड़ा होगा कम चौड़ाई होगा, अधिक चौड़ाई होगा। और चौड़ाई तुम जानते हो लगभग कितना है, 400 किलोमीटर। वहीं पे पूर्वी भाग क्या है, कम चौड़ा, लगभग 160 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। ऊंचाई अगर देखोगे तो अधिक ऊंचा कौन सा है, पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय अधिक ऊंचा है, पूर्वी हिमालय कम ऊंचा है। ठीक है, तो ऊंचाई में भी पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंची चोटियां हैं, पूर्वी हिमालय में कम ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक खास चीज याद रखना ये वाला कि इस क्षेत्र में मैदानों से पहाड़ों की ऊंचाई चरणों में बढ़ती है। पूर्वी हिमालय में इस क्षेत्र में मैदानों से पहाड़ों की ऊंचाई अचानक बढ़ती है। अब ये बहुतों को समझ में नहीं आएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये क्या है मामला समझो। ये है मेरा मैदान, क्या है ये, मैदान। अब मैदान के बाद अगर हमको पहाड़ बनाना है, ठीक है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये मेरा मैदानी हिस्सा है, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊंचा किया, क्या किए, थोड़ा सा ऊंचा, मतलब ऐसे ही पहाड़ बनता हुआ तुमको नजर आएगा। इसके बाद थोड़ा सा और ऊंचा, क्या बोलोगे इसको, पहले थोड़ा ऊंचा उसके बाद थोड़ा और ऊंचा, और इस तरह से चरणों में तुमको ऊंचाई नजर आएगा। यानी पहले मान लो 50 मीटर है, उसके बाद 100 मीटर वाला क्षेत्र नजर आएगा, उसके बाद 200 मीटर क्षेत्र नजर आएगा, उसके बाद 500 मीटर नजर आएगा। समझ में आ रहा है, ये चरणों में बढ़ रहा है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में अचानक वृद्धि मिलता है, क्या मिलता है, अचानक। और पश्चिमी जो है यह जाएगा 3000 मीटर, 4000 मीटर, 5000 मीटर तक, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से जाएगा कि मैदान आया, इसके बाद 200 मीटर उठा हुआ क्षेत्र मिलेगा, इसके बाद 400 उठा हुआ मिलेगा, इसके बाद 800 उठा हुआ मिलेगा, इसके बाद हो सकता है 2000 उठा हुआ मिले। ये चरणों में जा रहा है। लेकिन पूर्वी भाग में मैदान 1000, ठीक है, खत्म, कहानी खत्म। इसी को बोलते हैं समतल क्षेत्र के बाद अचानक उठाओ। क्या बोलते हैं इसको, समतल क्षेत्र के बाद अचानक उठाओ। ये सब एग्जाम में नहीं समझ में आया तो गलती करके आओगे, क्योंकि कोई पता नहीं चलेगा कहां से सवाल पूछा है। एग्जाम में ये सब सवाल पूछा था, डिफरेंस पूछेगा कि पूर्वी भाग को हिमालय भाग से हम किन रूप में भिन्न मान सकते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देगा। और इस तरह के सवाल अब ज्यादा आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में रखो कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो चरणों में बढ़ रहा है। ऊंचाई जो बढ़ रहा है वो किसमें बढ़ रहा है, चरणों में। लेकिन पूर्वी भाग में क्या होता है, मैदान से अचानक ऊंचाई बढ़ जाता है। ठीक है, क्या क्लियरिटी मिल गया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र से ज्यादा ऊंचा होगा, नहीं। पहले दृष्टि में जब पहला देख रहे थे हमको 200 मीटर इधर भले दिख रहा था, उधर 1000 मीटर दिख रहा है, लेकिन वो 1000 पे ही अटक जाएगा या 1200 पे जाके अटक जाएगा। लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से बहुत ऊंचा चला जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, ये काफी शुष्क है। ऑब्वियस है, तुमको बढ़ाए कि भारत का सबसे जो शुष्क जगह है, सूखा जगह है, वो है लेह। और लेह किसमें पड़ता है, इस वाले क्षेत्र में, यानी पश्चिमी हिमालय में। तो ये काफी क्या है, शुष्क है। यहाँ वर्षा क्या होती है, कम। और ये जो है ये वाला क्षेत्र काफी नम है, क्या है, नम है। यानी यहाँ अधिक बारिश प्राप्त होता है पूर्वी वाले क्षेत्र में। बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम तरफ जो है यह मानसूनी पवनें अधिक नहीं पहुंच पाती है। पश्चिम तरफ मानसूनी पवनें पहुंच पाती है क्या, नहीं। अब जो कभी नहीं सुने हो मानसूनी पवनें, आगे आगे चल के जब भारत का जलवायु पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। मानसून एक अलग टॉपिक इसमें हम इंक्लूड करते हैं और मानसून को अच्छे समझाएंगे, कैसे मानसूनी पवनें आती है, कैसे बारिश करवाती है, फिर कैसे लौटती है, कि कब उसमें नमी होता है, कब नमी नहीं होता, ये सब पढ़ाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय में मानसूनी पवनें उतनी नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से वहां मानसून बारिश नहीं करवाता है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में भर भर के जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से पानी उठाती है और जाके उछल देती है पूर्वी क्षेत्र में। इसीलिए पूर्वी क्षेत्र में काफी अधिक बारिश है, और काफी अधिक बारिश होने की वजह से वहां की वनस्पति भी अधिक होगी, ऑब्वियस है। इसलिए वो एक हॉट स्पॉट है। क्या है अब कितना बच्चा पहली बार ये सब सुन रहा होगा, हॉट स्पॉट बोलोगे, ठोके जा रहे हैं, एक पे एक दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चल के अभी बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे वहां हॉट स्पॉट आएगा, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्या होता है ये, जैव विविधता।
देखो यही होता है ना, मतलब कोई सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मान के चलना, कोई सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब हम अकेले में, ज्योग्राफी में देख रहे हो बायोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, कहाँ किसका इस्तेमाल हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो बायोलॉजी में एक चीज होता है बायोडायवर्सिटी, क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, मतलब कितना अधिक मात्रा में उसका स्पीसीज हमको मिल सकता है, यानी एक अगर कोई जीव उठाते हैं तो उसमें कितना वैरायटी मिल सकता है, और कितने जीवों का कितना वैरायटी मिल सकता है, जितना अधिक मिलेगा वही बोलेंगे बायोडायवर्सिटी अधिक है, क्या बोलेंगे, बायोडायवर्सिटी अधिक है। ऑब्वियस है, जो घना जंगल है जहाँ पे क्या बोल सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेस अधिक है, पानी अधिक है, बारिश अधिक हो रहा है, जंगली क्षेत्र अधिक है, वहां बायोडायवर्सिटी भी क्या हो जाएगा। जो सूखा जगह है जहां पहले से बारिश कम हो रहा है वह जंगल कम होगा, और जंगल कम होगा तो जंगलों का स्पीसीज तो कम हुआ ही हुआ, पौधों का स्पीसीज कम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उस जंगल में जो जानवर रहेंगे उसको जगह कौन देगा, तुम नहीं है ना देगा जी, तुम तो मार के खा जाएगा, इसलिए वहां स्पीसीज कम हो जाएगा, और उसके स्पीसीज की वैरायटी जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले हो गया सूखा, क्या हो गया, सूखा। यहाँ हो गया बारिश कम, बारिश कम होने से वनस्पति भी क्या हो जाएगा, कम, इसलिए यहाँ पे वनस्पति हमको क्या मिलेगा, कम, वन भी क्या मिलेगा, कम। वहीं पे उस तरफ जाएंगे वहां पे काफी अधिक बारिश होता है, क्या होता है, काफी अधिक, जिसके वजह से अधिक घना वन हमको मिलता है, और अधिक घना वन मिलता है तो वन का प्रकार भी बढ़ जाएगा, मतलब वृक्षों का प्रकार भी बढ़ जाएगा, और वृक्षों का प्रकार बढ़ने के साथ साथ ही जंगल में रहने वाले जीवों का संख्या भी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए वहां के जंगलों में विविध प्रकार के हमको प्राणी मिल सकते हैं। यानी बायोडायवर्सिटी अधिक किधर हुआ, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में बायोडायवर्सिटी नाम का कोई चीज नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्वी हिमालय में भर भर कर मिलेगा। भारत 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कितना है, 4, ये बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। एक उसमें हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय, क्या है, पूर्वी हिमालय, तो ये याद रखना। हमारे पास कितने हॉटस्पॉट है, 4, उसमें से एक हॉटस्पॉट कौन सा है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक है। चलो अब अगर पूछा जाए, यही हॉटस्पॉट का चर्चा कर रहे थे, जैव विविधता कम मिलेगा अधिक मिलेगा, पश्चिमी में कम मिलेगा, और यहाँ पे जैव विविधता अधिक, क्योंकि एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। क्या यहाँ तक डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद है वर्षा सर्दियों में अधिक होती है। अब इसको भी अच्छा से, दो ट्रिगर पॉइंट है जो तुमको अच्छे से याद रखना है, एक ये चरणबद्ध तरीके से और दूसरा वर्षा सर्दियों में होता है। पश्चिमी भारत में, पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में अगर तुमसे पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, बोलोगे पश्चिमी विक्षोभ, क्या बोलोगे, पश्चिमी विक्षोभ। एक कीवर्ड याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ। भारत में वर्षा दो तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है, कितने तरीके से, तीन तरीके, आती हुई मानसून, जाती हुई मानसून, दो तरीका हो गया, आती हुई मानसून, जाती हुई मानसून, ये दो तरीका हो गया, और एक है पश्चिमी विक्षोभ। अगर एकदम शॉर्ट में याद रखना है और फटाफट दिमाग में एक क्या बोलते हो सेट करके रखना है कि भारत में वर्षा का स्रोत कितना है, बोलोगे तीन, कितना है, तीन, आती हुई मानसून, जाती हुई मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। अब बता देते हैं कहां कहां होता है। भारत का लगभग जितना मध्य हिस्सा है सब में आती हुई मानसून, किससे, आती हुई मानसून। तमिलनाडु क्षेत्र में जाती हुई मानसून। भारत का मध्य हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत, ये दोनों है आती हुई मानसून। भारत का मध्य हिस्सा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और पूर्वोत्तर भारत आती हुई मानसून। तमिलनाडु क्षेत्र में जाती हुई मानसून, याद हो गया तमिलनाडु क्षेत्र, जाती हुई मानसून सिर्फ एक ही याद रखना, जाती हुई मानसून से सिर्फ तमिलनाडु। और जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सारे क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी हिमालय में भी वर्षा का वजह क्या हो गया, पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा बोलोगे पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, बोलोगे सर्दियों में, कब आता है, सर्दियों में। इसलिए पंजाब में जो वर्षा होता है वो होता है सर्दियों में, यानी ठंडा के दिनों में। हमारे यहाँ वर्षा किसमें होता है, गर्मियों के दिनों में। तमिलनाडु में वर्षा कब होता है, ठंडा के दिनों में। तो दो क्षेत्र जहां ठंडे में वर्षा होती है, एक हो गया पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये वाला क्षेत्र, और दूसरा तमिलनाडु। बाकी पूरे भारत में कब वर्षा होती है, गर्मियों में। अब यहाँ पे आ जाओ, पश्चिमी हिमालय है तो कब वर्षा होगा, सर्दियों में, किसके वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और जो पूर्वी हिमालय कब होगा, गर्मियों में, किसके वजह से, आते हुए मानसून की वजह से। क्या दिमाग में सेट हुआ। अब अगला है स्नो। अच्छा ये थोड़ा सा तो करेक्ट कर लेना नोट्स में भी, ठीक है, इसको उल्टा कर लेना। इसका जो स्नो लाइन है वो है ऊपर, क्या है, ऊपर, और इसका स्नो लाइन है नीचे। अब बोलोगे ये एक नया टर्मिनोलॉजी फिर घुसेड़ दिए, स्नो लाइन क्या है। स्नो लाइन उसको बोलते हैं जहां से सालों भर ऊपर, जहां से ऊपर सालों भर बर्फ मिलता है हमको। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर तुम जानते हो कि नीचे वाले क्षेत्र में हम चलते जाएंगे, ये हिमालय पहाड़ है, यहां से एक ऐसा हमको पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, बर्फ, क्या मिलेगा, बर्फ। तो वैसा लाइन
जिससे ऊपर हमको सालों भर बर्फ मिलेगा। इससे नीचे बर्फ आ सकता है, लेकिन ये सीजनल होगा, ठंडा दिनों में आ जाएगा, फिर गर्मी दिनों में पिघल जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर तुमको हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, बर्फ। साल के किसी भी समय में चले जाओगे, वहां उससे ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले क्षेत्रों में हमेशा तुमको बर्फ नजर आएगा। यही जो मिनिमम लाइन है, एक लाइन जिससे ऊपर हमेशा बर्फ मिलता है, इसी कहते हैं स्नो लाइन। क्या कहते हैं, स्नो लाइन। यानी अगर हम एक पर्वत को ड्रॉ करें, ठीक है, ये एक पर्वत है, ठीक है, इसमें से हिमालय में बर्फ है, ये सभी जानते हो, इसलिए हिमालय सफेद नजर आती है। लेकिन क्या यहीं से बर्फ शुरू हो जाएगा, तो आंसर नहीं। यहां तक मोटा मोटी ऊंचाई पे देखोगे, इसके बाद तुमको ऊपर हमेशा क्या मिलेगा, बर्फ। क्या मिलेगा, बर्फ। ठीक है, इसी को कहेंगे स्नो लाइन। क्या कहेंगे इसको, स्नो लाइन। क्योंकि यहां से ऊपर हमको बर्फ मिलेगा, यहां से नीचे वाला बर्फ जो है वो पिघल चुका है, वो पानी बन जाएगा। हो सकता है जब बहुत अधिक सर्दी पड़े तो नीचे में कुछ क्षेत्रों में जमा हुआ तुमको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सालों भर जमा हुआ नहीं मिलेगा। क्या स्नो लाइन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। स्नो लाइन वह लाइन है जिससे ऊपर हमें सालों भर क्या मिलती है, बर्फ मिलती है। अब हिमालय में तुम जानते हो ऊपर पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन कितना ऊंचा है, तो बोलोगे पश्चिमी हिमालय में जो है वह लगभग क्या बोल सकते हो, 4500 या 4000 या 4500 मीटर से ऊपर हमको बर्फ मिलता है। पूर्वी हिमालय में जो है 3500 से शुरू हो जाता है, कितना से, 3500 से, इसलिए इसका स्नो लाइन है ऊपर। किसी को तकलीफ, क्या हिमालय को मोटा मोटी समझ लिया, बोलो।